हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का पॉलिटी स्टार्ट किए हैं, जिसमें ये आज आखिरी लेक्चर होगा। और आज हम लोग जानेंगे कि शहरी क्षेत्र में आजीविका किस प्रकार से होती है। पिछले वीडियो में अध्याय 7 में हम लोगों ने देखा था कि ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह से आजीविका होती है, और आज हम लोग जानेंगे शहरी क्षेत्र के बारे में। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर से शुरुआत किया गया है, जिसमें विभिन्न लोगों को अलग अलग काम करते हुए दिखाया गया है। और यहाँ पे कुछ आपके लिए बॉक्स दिया गया है। इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं। कोई बेच रहा है सामान को, कोई बस चला रहा है, कोई यात्रा कर रहा है। तो वही इस बॉक्स में दिया गया। इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं। आप पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के कार्यों के बारे में पढ़ चुके हैं। पिछले पाठ में दिए गए ग्रामीण क्षेत्र के कार्यों के चित्र से इस चित्र की तुलना कीजिए। शहर का एक दूसरे भाग से अलग होता है, शहर का एक भाग दूसरे भाग से अलग होता है। आपने ऊपर वाले चित्र में क्या भिन्नता देखी है, ये सभी आपको डिफरेंस निकालना है, आखिर दोनों में क्या अलग है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आखिर आज हम लोग किस किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया रहता है कि इस चैप्टर में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। भारत में 5000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर है। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में जिंदगी कभी रुकती नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे जितने भी लोग रहते हैं, सभी इतने बिजी होते हैं कि रात में दिन में हर हर समय वहां पे काम चलता रहता है। जिंदगी कभी रुकता नहीं है। चलिए एक शहर में जाकर देखें कि वहां लोग क्या काम करते हैं। क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोजगार में लगे हैं? वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं? क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं? तो इस वीडियो में मुख्यतः हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो देखने वाले हैं कि शहर में जिंदगी किस प्रकार से होती है और वहाँ के लोग क्या क्या काम करते हैं। वे क्या अपने रोजगार में लगे हैं या फिर नौकरी करते हैं, और अपना जीवन कैसे चलाते हैं, और उसके क्या क्या कमाई के स्रोत हैं। क्या सभी लोगों के बीच में समान सोर्स है कमाई का? ये सभी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे वीडियो यहाँ पे चैप्टर के स्टार्टिंग में एक पिक्चर था और यहाँ पे भी एक पिक्चर है, जिसमें आपको अंतर निकालना है। उसके बाद यहाँ सड़कों पर काम करना यहाँ से स्टार्ट किया गया है, जिसमें दिया गया है यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैं यहाँ गिनी चुनी बार ही आई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई थी। हम तड़के ही घर से निकल गई थी। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहाँ काफी हलचल और चहल पहल थी। सब्जी बेचने वाले अपने रेहड़ी पर टमाटर, गाजर व खीरे को सजाने में व्यस्त थी, ताकि लोग देख सके और उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है ये सभी अच्छे से नजर आए। उसकी बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी। वह सुंदर रंगीन तरह तरह के फूल बेच रही थी। हमने उससे लाल और पीला गुलाब खरीदा। तो यह कहानी के फॉर्मेट में है कि एक जो लड़की थी, वो जो है सो अपने मौसेरी बहन के साथ शहर में घूमने के लिए निकली थी। वहां पे उन्होंने देखा कि जैसे ही मुख्य सड़क पे पहुंचा, तो फिर वहां पे सभी कोई अपने अपने कार्य में बिजी थे। सब्जी बेचने वाले अपने सब्जियों को सजाने में लगे हुए थे। फूल वाली भी थी और वहां पे रंग बिरंगे फूल भी थे, और उनसे वह फूल भी खरीदा है। आगे दिया गया है, सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था और चारों ओर से लोग उसे घेरे हुए था।
वो चारों तरफ से लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहां से बसें जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। मतलब वहां जितने भी लोग थे सभी के सभी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। कोई अखबार बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फल फूल बेच रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है। इस तरह से सभी अपने अपने काम में बिजी हैं। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चे से ठसाठस भरे हुए थे। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टीन के बक्से से अपना सामान निकाल रहा था। वहीं सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बों, बालों की पीन और चिमटी ले जा रही थी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। हम उस जगह पर आ गई जहां रिक्शा वाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। हमने एक को बाजार जाने के लिए तय किया। बाजार वहां से 2 किलोमीटर पर था। तो जैसे ही मुख्य सड़क पे आया तो वहां पे बहुत सारे लोग अपने अपने काम में बिजी थे और उन्होंने वहां से एक रिक्शा वाले को बोला कि हमें बाजार जाना है। वहां से उसने रिक्शा किया और बाजार की ओर निकल गया। यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, बच्चू मांझी एक रिक्शा वाला। इस बॉक्स में देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। मैं बिहार के एक गांव से आया हूं जहां मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं। हमारे पास जमीन नहीं है। गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता था। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। यानी गांव से वह बिहार का एक गांव है वो जहां से वो बिलोंग करता है और वह मिस्त्री का काम करता था। और उसके एक बीवी और 3 बच्चे गांव में रहते हैं और उसके पास जमीन नहीं है और मिस्त्री का काम करता था तो काम लगातार नहीं मिलता था जिससे कि तो वह अपने परिवार का गुजर बसर कर सके। उसके बाद वह शहर जाता है। आगे दिया गया है, जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने यह पुराना रिक्शा खरीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। जैसे वह शहर पहुंचा तो वहां पे एक रिक्शा खरीदा और उसका पैसा चुकाने के लिए वह किस्तों में चुकाया है। यह काफी साल पहले की बात है। रोज सुबह बस स्टॉप पर पहुंच जाता हूं और ग्राहक जहां भी जाना चाहे उन्हें वहां छोड़ देता हूं। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूं। मैं शहर की एक कॉलोनी में आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूं। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 10 से 30 रुपए तक देता है। जब तबीयत खराब हो जाती है तब यह काम नहीं कर पाता। उन दिनों कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती है। आगे है, मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता हूं। वे सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। रोज 200 से 300 रुपए तक मेरी कमाई हो जाती है, जिसमें से 100 से 150 रुपए खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं। बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने गांव जाता हूं। जो पैसा शहर से भेजता हूं मेरा परिवार उसी पर जीता है। कभी कभार मेरी बीवी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है। तो गांव से एक मजदूर शहर की ओर जाता है और वहां पे रिक्शा चला करके वो अपना जीविकोपार्जन के लिए कुछ अर्निंग कर लेता है और उसी में वह अपना खाना और किराया भी निकालता है और अपने परिवार के लिए भी बचाता है। ये एक रिक्शे वाले की कहानी थी। आगे बढ़ते हैं और आगे क्या दिया गया है चलिए देखते हैं। आगे बॉक्स है। बॉक्स में दिया गया है, बच्चू मांझी शहर क्यों आया था। बच्चू अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह सकता। किसी सब्जी बेचने वाली या ठेले वाले से बात करिए और पता लगाइए कि वो अपना काम कैसे करते हैं। तैयारी, खरीदना, बेचना, ये सभी वो किस तरीके से करते हैं। और बच्चों को एक दिन की छुट्टी लेने से पहले भी सोचना पड़ता है, क्यों। ये सभी का सभी जो आंसर है इसी में छिपा हुआ है। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके इसका आंसर आसानी से पता कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, बच्चू मांझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीजें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या फिर कोई सेवा देते हैं। वे स्वरोजगार में लगे हुए हैं।
उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता है, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है और वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदें और कहाँ व कैसे अपनी दुकान लगाएं। उनकी दुकानें अस्थायी होती है, यानी एक जगह स्थिर उसकी दुकान नहीं रहती है, कभी यहाँ लगा लिए कभी वहाँ लगा लिए। मार्केट के प्रत्येक गली में वो घूम घूम कर अपना सेवा या फिर जो भी चीज़ बेचते हैं वो वहाँ जा कर के बेच लेते हैं। कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बों या बक्सों पर कागज फैलाकर दुकान बन जाती है, या खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चला लेते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह देती है, उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती है। कई ऐसी भी जगहें हैं जहां ठेला वाले को घुसने नहीं दिया जाता है। ठेले वाले जो चीजें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीजों को खरीद कर साफ करके छांट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं, वह ज्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वाले में से लगभग 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे थे। और यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए गए हैं, और ये जो है सो शहर में काम करने वाले जो होते हैं, आजीविका चलाने वाले कामगारों को मजबूरन सड़क पर ही रहना पड़ता है, कुछ इस तरीके से। चित्र में ऐसी जगह दिख रही है जहां दिन के वक्त कामगार अपना सामान रख जाते हैं और रात में वही खाना बनाते हैं। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कामगार किस तरह से रहते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं। आगे है, हमारे देश में शहरी इलाके में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था, लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। यानी हमारे देश में उन ठेला वाले का और फुटपाथ पर काम करने वाले के लिए कोई भी सुरक्षा नहीं था। उसे पुलिस कभी भी वहां से सामान हटाने के लिए कह देता था, और अभी भी इस हालात में है कि वहां से सामान उसे हटाना पड़ता है। उनके लिए कोई ठोस कानून नहीं है। लेकिन रिसेंट में जो सर्वे हुए हैं उसमें देखा गया है कि ये सभी के सभी जो पहले यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए रुकावट की तरह देखा जाता था, उसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में अब देखा जाने लगा है। और उसके लिए कानून में बदलाव आने से उसके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाएं, जहां यह सुझाव भी है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उन समितियों में रखे जाएं जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती है। अब बाजार में चलिए, बाजार में देखते हैं क्या दिया गया है। जब हम बाजार पहुंची तो दुकानें भी अभी खुलनी शुरू हुई थी, लेकिन त्योहार के कारण वहां बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहां मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान, ये सभी वहां पे कतार लगा करके थी। एक कोने में दांतों के डॉक्टर थे और मेरी मौसेरी बहन ने उनसे पहले से ही समय ले रखा था। यानी वो जो है सो डॉक्टर के पास ही गई थी और उसकी मौसेरी बहन जो थी वो पहले से ही समय ले रखा था। हम वहाँ पहले पहुँच गई जिससे हमारी बारी ना चली जाए। हमें थोड़ी देर एक कमरे में इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर ने उसके दांतों का परीक्षण किया और दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वह बहुत डर गई थी क्योंकि उसने सोचा था कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ेगा। आगे है, डॉक्टर के यहाँ हम सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पर गई।
जब डॉक्टर का काम निपट गया उसके बाद वहाँ से एक सिले हुए कपड़े के शोरूम पर गई, क्योंकि मैं कुछ सिले सिलाए कपड़े खरीदना चाहती थी। इस शोरूम की 3 मंजिलें थी, हर मंजिल पर अलग अलग तरीके के कपड़े थे। उसके बाद वो लोग तीसरी मंजिल पर पहुंचे जहाँ पे लड़कियों के कुछ कपड़े थे। उसके बाद फिर एक बड़ी दुकान में गए। चलिए देखते हैं बड़ी दुकान में क्या है। तो हरप्रीत हरप्रीत कह रहा है, पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। इतवार को और त्योहारों के समय मैं और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं शोरूम चलाते हैं। हरप्रीत अपने बारे में बोल रहा है कि पहले उसके पापा और चाचा एक छोटा सा दुकान चलाते थे, उसके बाद दुकान पर काम करते थे और वहाँ पे इतवार और त्योहारों के दिन जो है सो उसकी मम्मी भी वहाँ पे हेल्प करने जाते थे। उसके बाद जैसे ही उन्होंने हरप्रीत ने कॉलेज की पढ़ाई खत्म की, उसके बाद उसकी शादी हो जाती है और उसकी पत्नी वंदना और वह शोरूम चलाते हैं। अब देखते हैं वंदना क्या बोलती है। तो बोलती है, हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ। मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाए यानी रेडीमेड कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजाकर रखा जाए। हम अपने शोरूम के अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और तिरुपुर से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ें करनी पड़ती है। हम विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न और रेडियो चैनल पर विज्ञापन भी देते हैं। यानी जब वो दुकान चलाना शुरू किया तो उसके बाद वह रेडीमेड कपड़ा रखने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग जो है सो सिले सिलाए यानी रेडीमेड कपड़ा पहनना पसंद करने लगे हैं और वो जो है सो अलग अलग शहरों से कपड़े मंगाते हैं और कभी कभी तो विदेशों से भी मंगवाते हैं। और उस कपड़े को बेचने के लिए बहुत सारी जगह एड्स यानी प्रचार करना पड़ता है। जैसे कि तो अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न और रेडियो के चैनल पर विज्ञापन देते हैं। और अभी रिसेंट में तो आप लोग जैसे ही क्लास स्टार्ट करते होंगे तो जैसे ही क्लिक करने के साथ ही पहले 2 ऐड दिखाता है। तो आजकल यूट्यूब का ज़माना है तो यूट्यूब पे भी ऐड करना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। अभी तो यह शोरूम किराए पर है, पर हम इसे जल्द ही खरीद लेंगे। जब से यह बाजार आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाजार बन गया है, तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। हमने एक कार खरीद ली है और पास की सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया है। उसके बाद है हरप्रीत और वंदना कई तरह की लोग हैं जिनके पास शहरों के बाजारों में अपनी दुकान है। हरप्रीत और वंदना की तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास शहरों और बाजारों में अपनी दुकान है। ये दुकानें छोटी बड़ी हैं और लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद ही संभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते हैं। वे अपना बिजनेस करते हैं और खुद ही व्यापार को संभालते हैं, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं। ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। उदाहरण के लिए इस बाजार में दुकान बुधवार को बंद रहती है। इस बाजार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादि ये सभी सेवाएं देती हैं। तो हम लोगों ने एक तरफ देखा था कि किस तरह से लोग रोड के किनारे फुटपाथ पर अपना सामान बेचते हैं और दूसरी तरफ बड़ा बड़ा मॉल, दुकान बना करके किस तरह से लोग अपने सामान को बेचते हैं और दोनों में क्या
डिफरेंस हैं ये भी हम लोगों ने देखा। और आगे है फैक्ट्री। चलिए इसके बारे में देखते हैं। यहाँ दिया गया है कि मैं अपने एक कपड़े पर जड़ी का काम करवाना चाहती थी जो मुझे एक खास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है, और निर्मला के पड़ोसी जड़ी और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। बस खचाखच भरी हुई थी, यानी भीड़ था बस में, और हर स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे। कोई भी उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे एक कोने पर खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में हमारा भुर्ता न बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग ऐसे कैसे सफर करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंची लोग उतरने लगे। हम भी एक मोड़ पर उतर गई। आह, जान में जान आई। लगता है ना कि भीड़ इतना था बस में कि खड़ा होने का जगह ही नहीं था। आपस में एक दूसरे को सभी धक्के दे रहे हैं, और उससे बचने के लिए एक कोने में जाकर के निर्मला खड़ी हो गई। और जैसे ही फैक्ट्री के आसपास पहुंची बस तो लोग सभी उतरने लगे, और जैसे ही खाली हुआ तो लगता है ना कि वो फीलिंग, क्या फीलिंग रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, मोड़ पर बड़े सारे लोग समूह में बारों पर बैठे हुए थे, कुछ टिककर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग स्कूटर पर सवार उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर मोल तोल कर रहे थे। उसके बाद मेरी बहन ने समझाया कि यह लेबर चौक कहलाता है। यह दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं। कुछ यहाँ भवन बन रहे हैं और वहाँ मजदूरी करते हैं। कुछ बोझा ढोते हैं और कुछ ट्रकों से सामान उतारते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम भी करते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर दिया गया है लेबर चौक की, और बहुत सारे लोग कामगार बैठे हुए हैं अपने औजारों के साथ। उसके बाद आगे दिया गया है कि लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता है। ऐसे हजारों अनियमित मजदूर शहर में हैं जिसे कि तो रेगुलर काम नहीं मिलता है, और फैक्ट्री के आसपास ही वो काम करते हैं। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे। उनमें ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी ना खत्म होने वाली पंक्तियां थी जहां कपड़े सिले जा रहे थे। उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था, और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थे जो कपड़े तैयार हो रहे थे, और वे कमरे में एक तरफ तह कर के लगाए जा रहे थे। यानी वहां पे एक लाइन से मशीनों को लगा दिया गया था। फैक्ट्री में यही होता है कि एक लाइन से लगा दिया जाता है। उसके बाद बहुत सारे कामगार अपने अपने मशीनों पे जाके बैठते हैं, अपना अपना काम करते हैं। और आगे दिया गया है कि हमने निर्मला को ऐसी ही जगह पर पाया। वह मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई और उसने वादा किया कि मेरे कपड़ों पर जड़ी का काम करवा देगी। तो निर्मला वहीं फैक्ट्री में काम करती थी, और जैसे ही वो मिली तो फिर उसने बोला कि कोई बात नहीं, अब हम काम करवा देते हैं। तो उसके कपड़े पर जड़ी का काम करवा देगी वो। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती है। जिस फैक्ट्री में वह काम करती है वहां अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोग के लिए गर्मियों के कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ बहुत ज्यादा रहता है। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात 10 बजे तक काम निपट जाता है। यानी तकरीबन 13 घंटा का काम होता है। कई बार और भी देर हो जाती है। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी का होता है तो उन्हें इतवार को भी काम करना पड़ता है। निर्मला को रोज 8 घंटे काम करने के 280 रुपए मिलते हैं, और अतिरिक्त 100 रुपए देर तक काम करने का मिलता है। जून का महीना खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाता है।
हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उनके पास काम नहीं रहता है। यानी फैक्ट्री वालों के पास जब काम रहता है तो बहुत सारे ज़्यादा लेबर की उसे ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को काम मिलता है, और जैसे ही कुछ दिनों बाद काम की समाप्ति हो जाती है और काम कम हो जाते हैं तो फिर लेबर की संख्या की भी छटनी कर देते हैं। कौन? फैक्ट्री वाले। और उसके पास 4 महीने के आसपास उसके पास कोई काम नहीं रह जाता है। आगे दिया गया है कि निर्मला की तरह ज्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं। मतलब उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक को जरूरत पड़ती है। उनको रोजगार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है या फिर खास मौसमों में काम मिलता है। साल के बचे हुए समय उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह की नौकरियां अस्थायी नहीं होती। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। ये सभी स्थिति फैक्ट्री में होते हैं। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती है और अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उसके बचाव के लिए कुछ नहीं होता। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले कड़घों की यानी पावर लूम फैक्ट्रियों में मजदूर दिन और रात की पालियों में 12-12 घंटे काम करते हैं। उन्हें 8 घंटों से ज्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती है। तो फैक्ट्री में इस तरह से काम होता है कि एक लाइन में बहुत सारी मशीनों को लगा दिया जाता है और विभागों का अलग अलग बंटवारा कर दिया जाता है और जिस अनुसार काम मिलता है फैक्ट्री के मालिकों को उस तरह से लेबर रखते हैं। अगर कम काम मिला तो कम लेबर रखेंगे और ज्यादा काम मिला तो ज्यादा लेबर रखेंगे। लेबर को वहां पे कोई खास सुरक्षा नहीं दी जाती है रोजगार से संबंधित, और उसे जब काम नहीं मिलता है तो उसे दूसरा काम ढूंढना पड़ता है और 8 घंटे से ज्यादा तक काम करवाया जाता है जिसके लिए अतिरिक्त पेमेंट भी मिलता है। उसके बाद यहाँ पे बॉक्स दिया गया है। क्या आपको लगता है कि फैक्ट्रियां या छोटे कारखाने मजदूरों को अनियमित रूप से काम पर क्यों रखते हैं? आपको क्या लगता है ये आपको बताना है। आगे दिया गया है निर्मला जैसे मजदूरों की काम करने की परिस्थितियों का निम्न आधार पर विवरण दीजिए। काम के घंटे, यानी वह कितने घंटे काम करती है, उसे कितना कमाई होती है। काम करने की जगह व सुविधाएं, वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, किस जगह पे वो काम करती है। साल भर में रोजगार के दिनों की संख्या कितनी होती है, ये सभी आपको निकालना है। आगे दिया गया है क्या आप यह मानेंगे कि दूसरे के घर में काम करने वाली महिलाएं भी अनियमित मजदूरों की श्रेणी में आती हैं, ऐसा क्यों? एक ऐसी कामगार महिला के दिन भर के काम का विवरण दीजिए जो कि दूसरे के घर में काम करने जाती है। आगे है दफ्तर। चलिए दफ्तर को भी देख लेते हैं वहां पे किस प्रकार से काम होता है। मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधन यानी मार्केटिंग मैनेजर है। उन्होंने हमें शाम 5:30 बजे से पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा था। हमने सोचा कि देर ना हो जाए इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया जिसने हमें बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया। उनका दफ्तर ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे, कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्ति की तरफ। मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती है। बिस्कुट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेताओं सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती है जो शहर के विभिन्न भागों में आते हैं। ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। आगे दिया गया है काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया है। वह हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती है। वह उनकी प्रगति रिपोर्ट देखती है और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती है। यानी उसकी मौसी जो थी वो सेल्समैन का हेड थी, जिसे कि तो बोला जाता है मार्केटिंग मैनेजर यानी विपणन प्रबंधक, हिंदी इसका नाम हुआ और इंग्लिश में उसे मार्केटिंग मैनेजर बोला जाता है। जिसके अंदर 50 सेल्समैन थे और वह अपने शहर को जहां पे वह रहती थी उसे 6 भागों में बांट दिया था
और वह एक हफ्ते में एक विक्रेताओं से मिलते थे, उनके समस्याओं पर चर्चा करते थे, उनके जो रिपोर्ट हुआ करते थे उसे देखते थे कि यह किस दिशा में जा रहा है। आगे दिया गया है, उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी पड़ती थी और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता था। उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती थी। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है और बिस्कुट कंपनी के साथ बिस्कुट कंपनी की अस्थायी कर्मचारी है। बिस्कुट कंपनी की उसकी मौसी अस्थायी कर्मचारी है, उसे सालों भर काम मिलती है। उसके बाद है यह उम्मीद रख सकती हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। अस्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको बहुत सारे फायदाएं भी मिलते हैं। तो चलिए किन किन फायदाओं को दिया गया है इसमें देख लेते हैं। बुढ़ापे के लिए बचत, वह अपने बुढ़ापे के लिए बचत कर सकते हैं। उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है, जिसे कि तो पीएफ बोला जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्ति होने पर यह पैसा मिल जाता है, यानी जैसे ही वह रिटायर होंगे उसे वह पैसा मिल जाएगा। उसके बाद छुट्टियां भी मिलता है। इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं भी मिलते हैं। कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों के इलाज का खर्चा भी उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी भी मिलती है। शहर में ऐसे कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां पर उन्हें नियमित और अस्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। उनका काम भी तय होता है। उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो भी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता, उसे तनख्वाह मिलती रहेगी। आखिरी दिन खत्म हुआ और हम मौसी की कार में थकी मंदी बैठ गई, लेकिन आज बहुत मजा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह के काम करते हैं। वे कभी एक दूसरे से मिलते नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक पिक्चर रह गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई कंपनी है, इसमें बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं और ये वर्कर रेगुलर होते हैं। इसे छुट्टी के दिन में छुट्टी मिलती है और इसका वेतन नियमित होते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो जो था वो महानगरों के बारे में था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि महानगरों में या फिर शहरों में किस तरह से लोग विभिन्न विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। कुछ लोग रोड के किनारे फुटपाथ पर अपना सामान बेचते हैं, अपना रोजगार करते हैं, घूम घूम के कुछ रोजगार करते हैं। और वहीं हम लोगों ने एक तरफ देखा कि कुछ लोग अपना बिजनेस खुद ही संभालते हैं और कामगारों को काम देते हैं, लेकिन वह नियमित कामगार नहीं रखते हैं। जैसे ही काम ज़्यादा हो गया तो लेबर की संख्या बढ़ा दिया, काम खत्म, लेबर की संख्या में छटनी कर दी जाती है। वहीं फिर हम लोगों ने अलग दूसरी तरफ देखा कि एक कंपनी है और कंपनी में जो है सो बहुत सारे वर्कर को काम मिलता है, लेकिन वह वर्कर रेगुलर रूप से काम करते हैं, उसे रेगुलर तनख्वाह मिलते हैं मंथली, और उसे फ्यूचर के लिए पीएफ दिया जाता है, जिसमें कि तो वह अपने बुढ़ापे में जैसे ही वो रिटायर होंगे उसको वो सारा का सारा पैसा मिल जाता है। तो इस तरह के शहर में काम होते हैं और विभिन्न लोग विभिन्न प्रकार से अपने आजीविका को चलाते हैं। यहाँ पे कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं ये लोग। महानगरों में कॉल सेंटरों में काम करना रोजगार का एक नया क्षेत्र है। उपभोक्ता टीवी, फ्रिज जैसे सामानों को खरीदते हैं, बैंक और फोन जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है जहां एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्या और उससे जुड़े सवालों से जानकारी संबंधित दी जाती है। उसके बाद कॉल सेंटर प्रायः हॉल नुमा कमरों में चलाए जाते हैं। उनमें अलग अलग खाने बने रहते हैं, वहाँ कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन, स्पीकर लगे रहते हैं और जैसे ही कॉल आते हैं यही लोग उसे उठाते हैं, रिसीव करते हैं और कस्टमर्स की समस्याओं का हल करते हैं। तो दोस्तों आज जो है सो हम लोगों ने क्लास 6 का एनसीईआरटी पॉलिटी को ख़त्म कर दिया है और
आप लोग कमेंट करिएगा कि अगले सीरीज में कौन सा सब्जेक्ट को स्टार्ट किया जाए। और आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट में बोलिएगा, उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में कंसीडर किया जाएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि तो कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। और अपने दोस्तों को आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आएगा तो माहौल बनेगा और अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।